जब भी कोई कैंडिडेट एयर होस्टेस इंटरव्यू में किसी भी एयरलाइन के थ्रू रिजेक्ट होता है तो उसे कभी भी एचआर ये नहीं बताता है कि वो किस वजह से, किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ है। और ये अपनी एयरलाइन की पॉलिसी होती है जिसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो, आपके अंदर सब कुछ है, जैसे कि आपका जो आपने 12th क्लियर करी हुई, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप ग्रूम्ड हो, कोई इशू नहीं है उसमें, आपके अंदर एटिकेट्स भी हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे रीजंस होते हैं जो एयरलाइन कभी भी आपको नहीं बताती है। और जनरली बाकी लोगों को भी नहीं पता होता है। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने एयर होस्टेस की काफ़ी सारी हायरिंग करी हुई है और एयरलाइन के लिए करी हुई है। मैं एचआर में खुद काम कर चुकी हूँ, तो वहाँ से पता है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके अंदर ऐसा इशू है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, जिसमें टाइम लगता है, बट ये ऐसी चीज़ ही नहीं है कि करेक्ट ना करी जा सके। तो अगर किसी भी कैंडिडेट के अंदर एमटीआई इशू होता है, मदर टंग इशू होता है, तो एयरलाइन को कभी भी सिलेक्ट नहीं करती है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है बोलनी लिखनी, कितने फ्लुएंट आप हो, या कितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, या फिर कितनी अच्छी नॉलेज है आपके पास में। अगर एमटीआई इशू है तो एयरलाइन आपको फॉर श्योर रिजेक्ट करती है, और कभी भी एयरलाइन आपको बताती नहीं है कि आपको क्यों रिजेक्ट करा जा रहा है। तो मदर टंग इशू क्या होता है? जैसे अगर कोई बंगाल से है या फिर कोई बिहार से है, तो सबका अपना अपना लैंग्वेज का टच होता है, जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम साउथ की बात करेंगे तो साउथ में एल को यल बोलते हैं, एम को यम बोलते हैं। एंड अब इस तरह से जो एक टंग इशू आता है ना, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये कभी भी एयरलाइन कंसीडर नहीं करती है, इवन दो अगर वो आपको पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हायरिंग कर रही है। जैसे बंगाल के जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ का अगर कोई कैंडिडेट है, स्टिल उसके अंदर एमटीआई इशू नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एमटीआई इशू क्या होता है। एमटीआई इशू पर आप काम कर सकते, जैसे जो स होता है उसको कुछ लोग श बोलते हैं, तो इस पे भी इंग्लिश में कुछ कुछ फ्रेजेस आते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने एमटीआई इशू को करेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे मैंने कई सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एमटीआई इशू की वजह से हुआ है, और बाकी किसी और चीज़ की कमी उनके अंदर नहीं थी। तो आसान लैंग्वेज में बोलें कि जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन के अपार्ट फ्रॉम में होता है कि प्रोनाउंसिएशन तो आप उसको सही प्रोनाउंस कर रहे हो, बट देन एमटीआई समथिंग डिफरेंट, कि कई बार वो टच आपका आ जाता है। तो अगर सिंगल वर्ड में भी आपका एमटीआई इशू आ रहा है तो रिजेक्शन पक्का है। तो कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, या फिर अगर कुछ भी वर्ड्स का ख़राब है तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन ये इशू वर्केबल होता है, इस पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टाइम के अंदर आप इसे ज़रूर करेक्ट कर सकते हो। और ये करेक्शन आपको खुद से ही करनी होती है, कोई और दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। इसके लिए भी लोग कोर्सेज लॉन्च करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आसानी से कुछ टाइम में इसको करेक्ट कर सकते हो।